मित्रों नमस्कार। विज्ञानशाला परिवार में आपका स्वागत है। और आज हम है जो आपसे कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने जो लॉकडाउन में ढील दे दी है, परंतु इसका तात्पर्य नहीं है कि हमने जो कोरोना महामारी पर है जो विजय प्राप्त कर ली है। वही आपको है जो सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी पर रहना, वही आपको बार बार आप हाथ धोना, ये सब आपको है जो अभी भी है जो इनका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमें जो इनसे बच सकते हैं। अब हम जो भाषा और व्याकरण लिपि के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने भाषा के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया। अब हम व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जो व्याकरण है, इसका यदि हम वर्ण विच्छेद करें या विच्छेद करें, तो वो जो विच्छेद होगा वो वी धन आ धन क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है, यानी कि संस्कृत का है जो इसका विच्छेद है। और इसका यदि हम फिर शाब्दिक अर्थ निकालें, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है भली प्रकार से समझना या समझाना। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? भली प्रकार से समझना या समझाना। इसमें जो वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। अब हमें अगर व्याकरण के बारे में पूछे कि व्याकरण है जो वास्तव में है जो किस काम है जो ये आती है, तो आप एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि जैसे कि हमारा शरीर है, इस शरीर में ये जो शरीर है कई अंगों से मिलकर के जो बना हुआ, हाथ पैर नाक आँख ये सभी, और इनको जानने वाले भी अलग अलग होते हैं, इनके विशेषज्ञ अलग होते हैं, इनके डॉक्टर अलग होते हैं, और वो हमको हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के बारे में जो हमको जानकारी दे देते हैं। और उस अंग में यदि टूट फूट हो, विकृति हो, या वो किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो वे डॉक्टर हमको है जो दवा दे करके या जो इलाज करके हमको ठीक कर देते हैं। तो ठीक वैसे ही ये है व्याकरण, कि ये जो व्याकरण है इसके द्वारा भी हम किसी भाषा के जो अंग हैं, अब अंग कौन से, जैसे कि ध्वनि, वर्ण, आपके शब्द, पद, वाक्य, ये जो है यदि इनको हम विकृत रूप में लिखते हैं तो तुरंत हमको व्याकरण जो व्याकरण रूपी जो डॉक्टर है वो हमको तुरंत है जो रोक देगा कि आप जो लिख रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो भाषा है वो रोग से ग्रस्त हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्याकरण है वो हमें है जो किसी भी भाषा को है जो सही रूप से पढ़ने, या किसी भाषा को सही रूप से लिखने, या किसी भाषा को सही रूप से प्रयोग में लाने, या उसको समझने के लिए जो उपयुक्त होती हैं। अब जब ये चीज़ हमने पढ़ लिया कि जो व्याकरण है वो किसी भी भाषा को पढ़ने, लिखने, समझने या प्रयोग में लाने के बारे में ज्ञान कराता है व्याकरण। तो अब इसकी परिभाषा भी बनाना बिल्कुल आसान है। देखो, अब तक तो हो सकता है आपने इसको है जो रटा है, और रट्टा मारने से कोई चीज़ है जो लंबे समय तक आपके मन में स्थायी नहीं रह सकती। तो आप एक तो भूल जाइए, अगर इन जो जितने भी हमारे हिंदी में जो टॉपिक है, जो बिंदु हैं, उन सभी बिंदु का आपस में तालमेल है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे आप संधि ले लीजिए, समास ले लीजिए, शब्द ले लीजिए, वर्ण ले लीजिए, वाक्य ले लीजिए, इन सब का आपस में तारतम्य है।
और तारतम्य होने के कारण इसको हमें भली प्रकार से समझ सकते हैं। और जिन्होंने इसको भली प्रकार से समझ लिया तो उसको फिर आगे भविष्य में हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी। तो अब परिभाषा कैसे बनती है? देखो, जब अपन को हमने बताया कि हम है जो किसी भी भाषा को पढ़ने, लिखने, समझ में या प्रयोग में लाने के लिए जिस नियमों का या जिस ग्रंथ का हम जो प्रयोग करते हैं वो आपका व्याकरण है। तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह शास्त्र जो हमें किसी भाषा को पढ़ने, लिखने, समझने के नियमों का बोध कराता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, कि वह शास्त्र जो हमें किसी भी भाषा को पढ़ने, लिखने, समझने के नियमों का बोध कराता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। वेद प्रकाश भैया यहाँ ध्यान दे बोर्ड पे। तो ऐसी स्थिति में अब आप है जो देखो स्वयं भी इसको है जो परिभाषित कर सकते हैं, स्वयं भी है जो परिभाषा बना सकते हैं। जब आप किसी बुक में से या पास बुक्स है उनमें से आप है जो लाइन को रटते हैं तो निश्चित वो जो एग्जामिनर है, वो जो कॉपी जांच करने वाला है, वो आपके इन जो रटे रटाए जो शब्द है उनको देख करके है जो वो कहीं न कहीं आपको फुल अंक नहीं देगा, क्योंकि उसका जो मेन उद्देश्य है वो आपकी जो अभिव्यक्ति है उसको पहचानना है। तो यहाँ पर जो शास्त्र है, अब उस शास्त्र की जगह पर आप है जो उसको ग्रंथ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रंथ, कि वह शास्त्र या वह ग्रंथ है। तो कहने का था ग्रंथ कह सकते हैं, पुस्तक कह सकते हैं, संस्करण कह सकते हैं, संस्करण कह सकते हैं। तो ये जो आप विधा भी कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो इन चीज तो कहने का तात्पर्य है कि यदि व्याकरण की परिभाषा के बारे में हम कहें तो व्याकरण कहते किसे हैं कि वह शास्त्र जो हमें किसी भी भाषा को पढ़ने, कि हम किसी भाषा को पढ़ सके, उसके जो नियम है, उसकी जो उच्चारण ध्वनियाँ हैं, वो सब हमको इसमें जानकारी मिलती हैं। भाषा को पढ़ने, लिखने व समझने या प्रयोग में लाने का नियमों का बोध कराता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ये व्याकरण की परिभाषा है। अब आप आगे देखिए कि जो हमने आपको बताया, जैसे कि जो शरीर के जो अंग होते हैं तो प्रत्येक अंग के जो अलग अलग डॉक्टर होते हैं और वो उनके बारे में जो विशेषज्ञता रखते हैं, उनको विशिष्ट ज्ञान उनको होता है। तो ठीक वैसे ही अब जो व्याकरण रूपी जो डॉक्टर है, वह जो भाषा रूपी जो मानव है, जो शरीर है, उसके जो प्रत्येक अंगों पर है जो अध्ययन करता है और उसके शुद्ध अशुद्धि को हमको बताता है। जैसे कि कोई कार है। अब जो आप कंपनी में जा कर के देखेंगे तो जो कार होती है वो है जो पहिए, इंजन, उसकी बॉडी या उनके जो खिड़की जो गेट होते हैं वो सभी को मिला करके जो कार का रूप धारण करती हैं। अपन जो कार में जो लगा हुआ टायर है
उस टायर को हटा करके, तो उस टायर को हम अब टायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब वो उस कार का हिस्सा नहीं है। अगर उसी टायर को हम ट्रक में लगा देंगे तो वो ट्रक में लगते ही वो पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, ट्रक हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई एक जो पार्ट होता है उसका जब हम अध्ययन करते हैं या उसके बारे में जानकारी लेते हैं तो उसका विशेषज्ञ अलग होता है। और उन विशेषज्ञ को वो जो जानकार है उनको आप डॉक्टर कह दीजिए, विशेषज्ञ कह दीजिए या फिर कार के संदर्भ में आप उसको मिस्त्री कह दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अब उस कार में यदि कोई खराबी आती है तो उसके किसी भी भाग में जो खराबी आती है, चाहे टायर में हो तो टायर का मिस्त्री अलग होगा, वो उसको तुरंत ठीक कर देगा। तो उसका जो आपका जो इंजन है उसका इंजन खराब हो जाएगा तो इंजन को जो ठीक करने वाला अलग मिस्त्री होगा, वो उसको तुरंत ठीक कर देगा। तो वैसे ही अब ये जो व्याकरण है, अब व्याकरण भी तो कुछ ऐसे अंग होंगे भाषा के, उनको ठीक करेगा, तभी तो भाषा है जो आपकी स्पष्ट शुद्ध और पढ़ने लिखने लायक होगी। अगर उनको आप शुद्ध रूप से नहीं लिखेंगे तो फिर आपकी भाषा नहीं है, वो फिर आपकी है जो देहाती भाषा, टूटी या अशुद्ध भाषा हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपकी जो व्याकरण है ये हमको किस चीज़ के बारे में अध्ययन कराती है, कि ये हमको अध्ययन कराती है या किस विषय पर ये नियम लागू करती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो व्याकरण है ये वर्णों के बारे में हमको जानकारी देगा। इसको आप अलिखित रूप को ध्वनि भी कहते हैं। इसके बाद में ये जो आपकी हैं शब्द के बारे में हमको जानकारी देगा व्याकरण, की शब्द को कैसे हम लिखते हैं, कैसे उसमें स्वरों का प्रयोग करेंगे और बोलते समय कैसे कौन से स्वर को हम जो ह्रस्व स्वर में बोलेंगे, उसको जो दीर्घ स्वर है उसमें बोलेंगे। तो शब्द या शब्दांश के बारे में हमको ये जानकारी देती हैं। ये हमको वाक्य या वाक्यांश के बारे में हमको जानकारी देता है कौन, व्याकरण। पद या पदांश, इनके बारे में हमको अध्ययन कराती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, तो जो आपकी जो व्याकरण है वो व्याकरण हमको भाषा के जो अंग हमने पढ़े थे, भाषा के अंग हमने पढ़े हैं, और उनमें आपके कौन कौन से थे, वर्ण, ध्वनि, वर्ण, आपके जो शब्द, पद और वाक्य। ये जो जैसे कि कार के जो अंग थे, क्या जो कार के अंग थे वो आपके टायर, आपके इंजन, अन्य जो और हिस्से हैं, वैसे ही तब जा कर के कार जो निर्माण होती हैं। तो ठीक वैसे ही जो हमने अंग बताए थे भाषा के, कि आपकी जो भाषा जो बनती है, जो उनको हम जो पढ़ते हैं, लिखते हैं या समझते हैं, तो वो जो रूप हैं पढ़ने लिखने वाले, वो आपके जो ये वाले हैं, ध्वनि, वर्ण, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश, पद, पदांश। तो इनके बारे में अब इनको हम शुद्ध लिखेंगे। वहाँ पर मिस्त्री ठीक करेगा, अब यहाँ पर कौन ठीक करेगा, व्याकरण ठीक करेगा। तो इनको जब हमको जानकारी मिलेगी, इनको शुद्ध रूप की जानकारी हमको किसके द्वारा मिलेगी, वो व्याकरण के द्वारा मिलेगी। अब हम जो इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि जो व्याकरण है उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है, और उसके माध्यम से हम आपको बताते हैं। देखो कि जो व्याकरण शास्त्र है उसको मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया है। अगर व्याकरण को विभक्त करने की बात कहें तो मुख्य रूप से व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में या 3 अंगों में विभक्त किया गया है। जैसे कि जो व्याकरण है उसको 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है। अब जो पहला है वो इसका मुख्य वर्ण विचार है। पहला कौन सा है, वर्ण विचार। जो दूसरा है वो आपका है शब्द विचार,
इसमें शब्द के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। और अब आपको धीरे धीरे आप स्वयं समझ रहे होंगे, आपने जो 4-5 कक्षाएं ली है उनके आधार पर आप खुद आकलन कर सकते हैं। तो इसमें जो अंतिम होगा वो है वाक्य विचार। यही चीजें हमने भाषा से संबंधित पढ़ी थी, यही चीजें हमने भाषा में भी पढ़ी थी। तो जो भाषा में यदि ये महत्वपूर्ण है तो हम भाषा को ही तो शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने व समझने का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो सब शुद्ध रूप से लिखने समझने वाले जो भाषा के अंग हैं, स्वर्ण, शब्द और वाक्य, वही उन अंगों को ही व्याकरण है जो हमको शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और समझना सिखाती है। तो इसमें ये सब मैं बता रहा हूँ ना कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए आप जो इनको जब तक आप अच्छी तरह नहीं समझोगे तब तक आपको समस्या बनी रहेगी। अब इनको रटना, इनको जो कि हाँ भाई हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तभी एक साथ रट लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको समझिए, अगर आप के समझ में आ गए तो निश्चित आप अपने आधार पर भी जो परिभाषा बनाएंगे या जो तथ्य प्रस्तुत करेंगे तो वो और भी सटीक होगा और उसके आपको अंक भी अच्छे मिलेंगे। अब आप देखिए, अब ये जो मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया गया है व्याकरण को। अब जो पहला जो वर्ग है वर्ण विचार, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि वर्ण विचार में होता क्या है, कि वर्ण विचार में होता क्या है बेटा, कि इसमें जो हमको जो ज्ञान मिलेगा, इसमें जो हमको व्याकरण जो शिक्षा देगा, हमको जो समझने की बात बताएगा, वो ये है कि जो आपके जो वर्ण है उसको आप ध्वनि के रूप में या फिर वर्ण के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो उच्चारित ध्वनि है और इस उच्चारित ध्वनि को हम यदि लिखते हैं तो वर्ण हो जाती हैं। अब हमको ये वर्ण के बारे में जब जानकारी देगा तो क्या जानकारी देगा कि जो वर्ण है वो उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, उच्चारण स्थान के बारे में वो हमको प्रयोग बताएगा और कौन से वर्ण को हमको ऊंचे स्वर में बोलना है, और यानी कि उसको आपको कहने का मतलब प्रकार, आपको वर्णों के प्रकार के बारे में जानकारी देगा, आपको जो उच्चारण है उसकी समय सीमा के बारे में, वर्ण के उच्चारण की समय सीमा के बारे में भी आपको बताएगा, कि समय सीमा के बारे में भी आपको बताएगा कि कितने समय में कौन सा वर्ण है जो उच्चारित करना चाहिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये आपको इसमें बताए जाएंगे। तो उच्चारण स्थान के बारे में आपको बताया जाएगा, जो वर्ण है उसके प्रकार के बारे में बताया जाएगा और उसको कितना समय लगना चाहिए, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो कहने का मतलब है कि वर्ण के आपका जो भाषा का जो प्रारंभिक रूप है उसके बारे में यहाँ पर आपको बहुत गहनता के साथ आपको अध्ययन करने के लिए कहा जाएगा या उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। अब इसके बाद में जो आपका दूसरा जो टॉपिक है इसमें शब्द विचार। अब शब्द विचार में आप शब्द की परिभाषा हमने आपको पहले भी बता दी, वर्ण की भी हमने आपको पहले बता दी कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसका विच्छेद नहीं कर सकते, वर्ण विच्छेद अधिक नहीं कर सकते, वो आपका वर्ण है। तो वैसे ही शब्द है। अब शब्द किसे कहते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर हमको व्याकरण है जो क्या ज्ञान देगा शब्द के बारे में, तो वो शब्द के बारे में हमको जानकारी देगा कि भाई जो शब्द है सबसे पहले तो उसके भेद बताएगा हमको। क्या बताएगा? भेद। शब्द की फिर उत्पत्ति के बारे में बताएगा वो हमको कि शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, भेद बताएगा, उत्पत्ति बताएगा, और वो उत्पत्ति या आपके जो प्रयोग है उनके बारे में भी आपको बताएगा कि ये शब्द कैसे कैसे बनते हैं। जैसे कई शब्द होते हैं जो उपसर्ग से बनकर के, जो उपसर्ग के साथ जुड़ करके जो नए शब्द का निर्माण करते हैं, कई ऐसे हैं जो प्रत्ययों के साथ जुड़ करके जो आपके शब्दों का निर्माण करते हैं।
तो आपके जो शब्द हैं वो रचना के आधार, संरचना के, रचना के, प्रयोग के आधार पर उसके भेद बता दिए जाते हैं, उनकी उत्पत्ति के बारे में बता दिया जाता है। और इसके साथ साथ आपके ये जो कौन कौन से जो प्रत्यय हैं, उपसर्ग है, सामासिक शब्द है, संधि वाले शब्द है, सबके बारे में आपको यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी। देखो ये जो व्याकरण है यही किसी भी भाषा की मूल है, वो और यही व्याकरण हमको है जो किसी भाषा को समझने के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। और इसका जो अंतिम जो तीसरा बिंदु है वो है वाक्य। अब वाक्य कहते किसे हैं ये हमने है जो आगे भी बता दिया, पहले बता चुके हम पिछले वीडियो में कि वाक्य कहते किसे हैं कि यहाँ पर तो देखिए वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और आप इसके अगर सीधी सी परिभाषा देखें तो शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वाक्य होते हैं, अब वाक्य के बारे में हमको यहाँ पर क्या जानकारी दी जाएगी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य के भेद आपको बताए जाएंगे इसमें कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वही इसमें जो हो सकता है कि आपको जो भेद बताए जाएं वो प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर आपको यहाँ पर बताए जाएं। और इसके बाद में जो भेद के बाद में जो वाक्य के बारे में जो जानकारी दी जाएगी तो वो आपके जो विश्लेषण और संश्लेषण के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ये चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। उसके जो भेद है, प्रकार है, भेद प्रकार, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है इस वाक्य में। अब जो इसका एक और कई जगह पर इसका भी प्रयोग किया जाता है। जो पांचों जो हमने पद पदांश लिखा था उसमें जो पांचवा नहीं वो चौथे नंबर पे आ जाएगा, और वो है आपके पद या पद ही लिख लीजिए। अब पद कहते किसे हैं ये भी हमने आपको बता दिया कि जो पद होते हैं ये है जो एक स्वतंत्र शब्द को जब आप वाक्य में जो प्रयोग करते हैं विभक्ति के साथ, और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ वो संबंध स्थापित कर लेता है वह शब्द, तब वह पद कहलाता है। यानी कि शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अब वो जो शब्द है वो शब्द न होकर के पद कहलाएगा। और पद के बारे में भी हमको यहाँ पर जानकारी दी जाती है। क्या जानकारी दी जाती है कि अन्य शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है। वाक्य में जो प्रयुक्त अन्य शब्द हैं, अन्य पद हैं, जो अन्य पद है उसके साथ उसका क्या संबंध है, वो कर्ता कारक है कि कर्म कारक है कि क्रिया है, कि ये सब चीज़ें आपको उसमें बता दी जाएगी। तो ये जो व्याकरण के जो मुख्य रूप से 3 अंग थे, उन 3 अंगों पर व्याकरण को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। तो उसमें पहला वर्ण विचार है, दूसरा शब्द विचार है, तीसरा वाक्य विचार है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ये भाषा के हिस्से हैं, ये भाषा के अंग हैं ये। अब भाषा को सुदृढ़ बनाने के लिए हमको इन्हीं को तो जो सुदृढ़ करना होगा, और इन्हीं को सुदृढ़ करने के लिए हमको व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्याकरण हमको अच्छी तरह से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। इसके बाद में जो अगर आप भाषा के बारे में बात करें, देखो बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़ें आपको अब तक सीखने के लिए नहीं मिली होंगी। यदि भाषा के ये व्याकरण के बारे में बात करें तो व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर आप है जो इसको कहे कि व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो व्याकरण तो हमने आपको बताया कि जो व्याकरण है वो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने व समझने के प्रयोग में लाई जाती हैं। परंतु अब इसको आप अगर कुछ पॉइंटों में इसको आप विभक्त करें या पॉइंटों में आप इसको बयां करें या इसकी विशेषताएं बताएं तो आप ऐसे कह सकते हैं। विशेषताएं या फिर इसको आप आवश्यकता भी कह सकते हैं कि व्याकरण में होता क्या है कि सबसे पहले नियम बनाए जाते हैं।
क्या बनाए जाते हैं बेटा? नियम बनाए जाते हैं। अब नियम बनाने का काम क्या है कि जब व्याकरण क्या है? नियमों का ग्रंथ है, तो इसमें नियम आपको मिलेंगे। और नियम जो है वो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि कोई गलत कार्य न हो। जैसे कि आपके जो शहर में आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको वहाँ पर बत्ती मिलती है, सिग्नल मिलते हैं आपको कि आपको कब रुकना है, कहाँ पर रुकना है, कौन सी लाइन को क्रॉस नहीं करना है। वो क्यों? क्योंकि वो आपके हित के लिए है कि हमको जन हानि या धन हानि न हो। तो वैसे ठीक है, यहाँ पर भी जो नियम बना दिए जाते हैं कि भाषा के रूप में जो ज़्यादा परिवर्तन न हो, भाषा को हम शुद्ध रूप से पढ़ें, इसके लिए नियम बनाए जाते हैं। अब जब नियम बना लिए गए, तो नियम जब बना लिए जाते हैं तो अब नियमों को बनाने से मानकता आ जाती है, मानक रूप हमारे सामने। अब मानक रूप क्या होता है? प्रमाणित रूप, सार्थक रूप, कि जिसको करने से या ऐसा कार्य करने से उसमें मानकता आ जाती है, वास्तविकता आ जाती है, एक विश्वास आ जाता है उसमें कि हाँ भाई, हमको है जो इस भाषा को हमने पहले भी ऐसे पढ़ा था, और इस भाषा के जो शब्द हैं वो चाहे आप यहाँ पर प्रयोग करें, दूसरे राज्य में प्रयोग करें, कहीं पर भी जाकर के आप प्रयोग करेंगे तो जैसा शब्द व्याकरण बताता है वैसा ही शब्द आपको लिखना होगा। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो वह भाषा का शब्द नहीं है, वह अशुद्ध शब्द है, और अशुद्ध शब्द होने पर हम उसका विश्वास नहीं करेंगे, तो क्योंकि वो नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो जब कोई चीज़ अगर बार बार है जो सही तरीके से कार्य करती है तो हमारा उस पर विश्वास बढ़ जाता है। जैसे कि आप ऐड देखते होंगे, टीवी में आते हैं, तो हम कई भी जो चीज़ें हैं, चाहे हमारे घरेलू जो सामान है, जैसे कि साबुन रख लीजिए, जो साबुन है ओसवाल साबुन, अब हम बार बार उसी को क्यों लाते हैं? क्योंकि हमने उसको परखा है, उसको देखा है, और वास्तव में वो साबुन अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य है कि अब हमारा उस पर विश्वास होगा क्योंकि हमने उसको परखा है, देखा है और जांचा है। अब हम बार बार उसी को हमें जो लेकर के आते हैं, खरीद करके लेते। ठीक वैसे ही जब मानकता, अब उसमें मानकता आ गई, प्रमाणिकता आ गई कि हाँ भाई ये वास्तविक है और इसमें कोई फेरबदल नहीं है, ये है जो वास्तव में गुणवत्ता पूर्वक है। तो ठीक वैसे ही जब नियम बने तो नियम बनने से भाषा में स्थिरता आ गई। क्या आ गई? स्थिरता आ गई। और स्थिरता आने के बाद नियम बने, नियम के बाद में उसमें मानकता आ गई। अब जब मानकता आ गई, प्रमाणिकता आ गई किसी चीज में, तो वो स्थिरता का रूप धारण कर लेती है। स्थिरता कैसे? कि वो स्थायी रूप से है जो प्रयोग में लाने लग जाती है स्थिरता। अब कैसे प्रयोग में लाने लग जाती है? देखो, हमने आपको बताया कि जब हमारा विश्वास हो जाता है तो हम तुरंत उसी चीज़ को बार बार खरीदने की, या हमारे आस पड़ोस को भी उसी चीज़ को खरीदने के लिए हमें सलाह देते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो अब हमारे जो भी और परिवार के सदस्य हैं वो भी जान जाते हैं कि अब हमको हमारे घर में यही चीज़ लानी है। तो वो क्यों? क्योंकि हमारे उसके ऊपर जो विश्वास हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में फिर वो जब वही चीज़ बार बार प्रयोग होने लग जाती है तो उसमें स्थिरता आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है। और ठहराव प्रत्येक चीज़ के लिए, प्रत्येक जो व्यक्ति है या भाषा है उसके लिए भी आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति में ठहराव नहीं है तो वो व्यक्ति, ठहराव का मतलब धैर्य, एक शांत बने रहना, तो कहने विपरीत परिस्थिति में भी एक जैसा रहना, तब जाकर के उस व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया जाता है। अगर मानकता होने के बावजूद उसमें स्थिरता नहीं है, मानकता होगी तो निश्चित स्थिरता होगी, और स्थिरता नहीं है तो उस भाषा के रूप में निश्चित परिवर्तन हो जाएगा, उसकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी। इसलिए कोई भी चीज़ होगी वो स्थिर होगी। स्थिर का कहने का मतलब है कि वो महत्वपूर्ण होगी, उसकी उपयोगिता के बारे में हम समझेंगे कि वास्तव में ये हमारे लिए कितनी उपयोगी है, तब उसमें स्थिरता होगी, और स्थिरता से उसका महत्व हमारे घर में, हमारे परिवार में बढ़ जाएगा, और उसी का हम बार बार प्रयोग करने लग जाएंगे। तो नियम से मानकता आती है, मानकता से इसमें स्थिरता आती है, और जब स्थिरता आ जाती है
तो इसका एक परिनिष्ठित रूप हमारे सामने तैयार हो जाता है। कौन सा रूप? परिनिष्ठित रूप हमारे सामने तैयार हो जाता है। तो परिनिष्ठित होता क्या है कि ये कहता है इसे परिनिष्ठित होता है आदर्श रूप, कि हाँ आदर्श रूप कहने का मतलब है कि ये है जो शुद्धता की चरम सीमा पर है, कि जो शब्द है यह जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं भाषा में वो शुद्धता की चरम सीमा पर है, उसे हम परिनिष्ठित रूप कहते हैं। कि हाँ अब ये एक आदर्श है, आदर्श रूप है, कि हाँ अब इसको देख करके हम है जो अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं कि इस जैसा रूप हमने है जो अब इससे ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं हो सकते हैं, इसको हम स्वीकार कर सकते हैं। तो वो परिनिष्ठित रूप, एक आदर्श रूप हमारे सामने बन करके आते हैं। कि हमें जो कई बार जो बड़े बड़े जो हमारे जो स्वतंत्रता दिलाने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो गुणों को हम उनके गुणों को हम ग्रहण करते हैं, या दूसरे को देख करके जिसने उन्नति की है, तरक्की की है, उसको देख करके हम है जो अपने जीवन को भी उन्नति की ओर ले जाते हैं, क्योंकि वो हमारे आदर्श रूप है। और हम ये चाहते हैं कि वो जिसने ऐसे विपरीत परिस्थितियों में कार्य करके इतना ऊंचा है जो मुकाम प्राप्त किया है, ठीक वैसे हम भी करें। तो यहाँ पर परिनिष्ठित रूप क्या होता है बेटा? कि आदर्श रूप होता है, कि इसको अपनाने के लिए हर व्यक्ति है जो सहर्ष खुशी के साथ है जो तैयार हो जाता है, क्योंकि ये किसी भाषा का शुद्ध रूप है। तो ये चीज़ें यानी कि होनी चाहिए, तो वो उसकी विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं कि ये चीज़ें होंगी तो निश्चित ही आपकी भाषा श्रेष्ठ होंगी। इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये आपके व्याकरण के द्वारा प्राप्त होती हैं। और ये व्याकरण की हमें क्या आवश्यकता होती है? क्योंकि हमको व्याकरण को भाषा को सही समझने के लिए नियम बनाते हैं, और अगर हमको मानक रूप प्रदान करना होता है तो व्याकरण का सहयोग करेंगे, उसमें स्थिरता लानी होगी तो व्याकरण का उपयोग करेंगे, और उसको परिनिष्ठित बनाना पड़ेगा तो निश्चित ही व्याकरण का प्रयोग होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये आवश्यक शर्तें हैं। और आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जो हमको व्याकरण की आवश्यकता क्यों है, तो वो ये है कि किसी भी भाषा को नियमबद्ध बनाने के लिए, मानक बनाने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए और परिनिष्ठित रूप तैयार करने के लिए हमको व्याकरण की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं एक शब्द में कि शिष्ट, किसी भी भाषा का शिष्ट व सम्मत रूप तैयार करने के लिए हमको व्याकरण की आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा का शिष्ट व सम्मत रूप प्राप्त करने के लिए, तैयार करने के लिए हमको व्याकरण की आवश्यकता होती है। ये आपका व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक है ये यहीं पर समाप्त होता है। और इससे आगे के जो बिंदु हैं लिपि, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।